देखिए ध्यान से, ये क्या है, सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म। सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म, इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि भाई उसमें सहसंयोजी अणु किस अवस्था में पाए जाते हैं, सहसंयोजी अणुओं के क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं, और सहसंयोजी अणु जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ सामान्य रीजन बताया गया कि जो सहसंयोजी अणु होते हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी, और गैस अवस्था में भी। तो ठोस अवस्था में कौन कौन से सहसंयोजी अणु पाए जाते हैं आपको बताया गया ना, जैसे आयोडीन है, P4, ये सफेद फास्फोरस है, और ये सल्फर है, इसका नाम होता है ठोस सल्फर। इसका नाम है सफेद फास्फोरस, इसका नाम क्या है, ठोस सल्फर। ये तीनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन भी सहसंयोजी होता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। बस जानते रहो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और आपको लिखाया गया कि सहसंयोजी अणुओं के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है, कमजोर वान डेर वाल्स बल। सबसे कमजोर बल है वान डेर वाल्स बल, यही पाया जाता है सहसंयोजी अणुओं में। हाँ, इसकी वजह से इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम। इसके बाद बताया गया आपको कि सहसंयोजी अणु किसी भी अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। चाहे जलीय विलयन हो, चाहे जिस अवस्था में ये हो, इनको जल में घोला जाए, चाहे लिक्विड स्टेट में रहे, चाहे ठोस अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। आपने लिखा भी था जो आयनिक यौगिक होते हैं वो तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे नमक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए द्रव अवस्था या जलीय विलयन, या तो उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए या तो जल में घोल दिया जाए, तो उस केस में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन जब उनको जल में घोला जाएगा या गलित अवस्था में उनके आयन गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब उनको जल में घोला जाएगा, जब उनको गलाया जाएगा, तो जो आयन मिलेंगे वो गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन ठोस अवस्था में उनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या है, जो सहसंयोजी अणु है, देखो सहसंयोजी अणु क्या होते हैं, वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। सामान्य केस, सामान्यतः लिखना है, सामान्यतः जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल, डीजल, एसीटोन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कार्बनिक विलायक है। पेट्रोल, डीजल जो है, ये एसीटोन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, बेंजीन, इन सब में घुलनशील होते हैं। कौन? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है उनका, आप जानते हैं? जैसे हाँ, ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज है, चीनी है। हाँ, नमक तो आयनिक है ना, नमक तो आयनिक यौगिक है। ठीक, जो कार्बनिक यौगिक है वो जल में सामान्य केस में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो घुल जाता है उसके लिए एक ही रीजन है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कि वो जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए जो है कौन, हाँ, मतलब ये तो विलायक हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलता है उसका सामान्य रीजन है कि भाई, सामान्य रीजन यही है कि वो जल में नहीं घुलता है। कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं, वो किस में घुलते हैं, या सहसंयोजी कहो, सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलते हैं, वो किस में घुलते हैं, पेट्रोल, डीजल, एसीटोन, एल्कोहल, इन सब में घुल जाते हैं, वो जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ सहसंयोजी यौगिक जैसे अणु कह दें, जैसे क्या है, ग्लूकोज है, कार्बन है उसमें, और चीनी की बात कर लें आप, ग्लूकोज, चीनी, और हाँ, ये सब जल में घुल जाते हैं। और यूरिया भी आपका जो है सहसंयोजी है, ये सब जल में घुल जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि सहसंयोजी बंध एक दिशात्मक होता है, मतलब एक दिशा में होता है। ऐसा नहीं हर दिशाओं में बन जाएगा, एक दिशा में बनता है। जैसे कार्बन एच के बीच बॉन्ड बनाना हो तो वो एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि हर दिशा में बन जाएगा कार्बन एच का बॉन्ड। तो बस जानते रहिए आप लोग, यह बंध क्या होता है, दिशात्मक होता है। इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध क्या है, यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है। मतलब यह सहसंयोजी बंध है, एक स्पेशल टाइप का है। इसमें जो है साझेदारी का, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म,
कुल मिला के हाँ इलेक्ट्रॉन युग्म जो था, एक इलेक्ट्रॉन वो दो परमाणु दे रहे थे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जब साझेदारी हो रही थी तो दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन युग्म हो जा रहा था। वो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों ही परमाणुओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। अभी तक यही था ना कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म था साझेदारी के लिए वो दोनों ही परमाणुओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन ये जानते हैं इसमें क्या होता है कि जब कोई परमाणु अकेला ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे, वो दोनों परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो, वो कौन दे? कोई अकेला ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, केवल हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन वही देगा, माना दोनों का जाएगा, लेकिन देगा कौन? केवल एक परमाणु। तो उस केस में यही बोला गया है, तो वो भी सहसंयोजी बंध है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या? हाँ, उपसहसंयोजी बंध या डेटिव बंध। तो यही है कि जब यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है जिसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु न देकर एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, और कौन परमाणु देगा? जिसका अष्टक क्या होगा? पूरा, जिसका अष्टक पूरा होगा। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु और ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। इस प्रकार इसका परिभाषा यह है कि इस प्रकार जो है परिभाषा बोल सकते हैं कि दाता और ग्राही के मध्य बनने वाले बंध को आप क्या बोल सकते हैं? उपसहसंयोजी बंध। आपको ये सब रटना नहीं है, आपको इसके लक्षण जानने हैं। उपसहसंयोजी बंध, ध्यान दो, आपको जानना है कि उपसहसंयोजी बंध बनता कैसे। आपको बस ये बेसिक फंड जानना है कि ये जो है इस बंध के बनने में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है। जब उपसहसंयोजी बंध बनता है तो उस केस में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु देता है, और कौन देगा? जिसका अष्टक क्या होगा? पूरा। ठीक है, इसमें एक और मैं बात लिखवा के तब समझा रहा हूं आपको। आप यहां क्या लिखेंगे कि उपसहसंयोजी बंध संयोजी बंध हमेशा सहसंयोजी बंध के बाद बनता है। सहसंयोजी बंध के बाद बनता है। और क्या देखो, जिसे एक, ऐसा बोल सकते हैं ना, एक शीर्ष वाले तीर, जिसको ऐसे बोलते हैं। एक सिर का मतलब, ये शीर्ष का मतलब सिर बोल सकते हैं आप। हाँ, एक शीर्ष वाले तीर द्वारा, हाँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसकी दिशा कहां से कहां तक की ओर होती है? हाँ, जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है। ग्राही की ओर होती है। मतलब ये जो है उपसहसंयोजी बंध, सुनो पहली विशेषता आप रट लीजिए कि जब भी उपसहसंयोजी बंध बनेगा, पहले सहसंयोजी बंध बनता है, उसके बाद बनता है क्या? उपसहसंयोजी बंध। परमाणु क्या करेगा? सहसंयोजी बंध बनाकर अष्टक पूरा कर लेगा, उसके बाद क्या बनता है? उपसहसंयोजी बंध। कैसे बनेगा मैं पहले समझाऊंगा आपको। और जब भी उपसहसंयोजी बंध बनता है, वो दाता ग्राही के मध्य, उसमें क्या होता है? एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको दाता बोलेंगे, जो ग्रहण करेगा उसे क्या बोलेंगे? ग्राही। जो ग्रहण करेगा उसको ग्राही बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस केस में आप ये सिंगल बॉन्ड बनाते हो, ऐसे बनाते हैं ना। लेकिन अगर एक ही परमाणु, जैसे मान लो मैं बात करूं, जैसे ए है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, तो उस केस में बनेगा उपसहसंयोजी बंध। ए अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी को देगा और ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रख रहा है, साझेदारी के केस में ये ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन रख रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, इसी का दो इलेक्ट्रॉन आया है। तो उस केस में जानते हैं इसके और इसके बीच में इस प्रकार का इसे रख सकते हैं हम। लेकिन देखो, आप यहां से देखकर नहीं बता सकते
जैसे मान लो ए और बी, सुनो ध्यान से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है, तो इस केस में ये ऐसे बनेगा। अगर एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो भी ऐसे ही बनेगा। तो आप ये डायरेक्शन देख के, यहां देखकर आप जो है आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बंध बना है। देखो ध्यान से, आप ना जैसे यहां देखकर नहीं बता सकते आप कि कौन सा बंध बना है, उपसहसंयोजी बंध है कि सहसंयोजी बंध बनेगा, आप यहां देखकर नहीं बता सकते। आपको पूरा यहां से देखना पड़ेगा शुरू से, तब जाके पता पाएंगे आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु दिया है कि दोनों ने दिया है। अगर आप यहां से देखेंगे तो क्लियर होगा ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है, यहां से थोड़े देख पाएंगे आप। तो वैसे ही यहां भी देखो, अगर आप यहां से देखेंगे तो पता चलेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब देखो यहां जब होगा तो इसके बीच में ये वाला बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब यहां होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये इस प्रकार का बॉन्ड। नहीं समझे? देखो ध्यान से, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु देगा तो भी बीच में रखेंगे, वो बात नहीं। बस आपको यहां समझना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है, किसका है, ए का है, और ये बी ने लिया है, केवल ग्रहण किया है। जब देखो, हाँ ये बात है कि जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात आएगी ना, दिया है ए नहीं, लेकिन जब बात आएगी दोनों इसके भी माने जाएंगे, और ये थोड़ा सा, हाँ भले से ही ए ने दिया है, शेयरिंग में दिया है, अपना दोनों दिया है, लेकिन माना किसका जाएगा, ए का भी और बी का भी। इस प्रकार जो है इस बंध को ऐसे दिखाते हैं। इस बंध जब दोनों एक एक देंगे तो ऐसा बना के दिखाना है, और जब केवल एक ही दोनों देगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ए है, ग्रहण करने वाला बी है, तो आप इसको दाता मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ग्राही मानेंगे। इस बंध को एक विशेष प्रकार के तीर के निशान द्वारा दिखाया जाता है, जिसकी दिशा दाता से क्या होती है, ग्राही की ओर। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? इसके बाद उपसहसंयोजी बंध, संयोजी बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है, जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक। उन्हें उपसह, हालांकि मॉडर्न में ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है ज्यादा, यौगिक कहा जाता है। जिससे में क्या है, SO2, SO3, N2O3 कह सकते हैं, एक होता है N2O4, N2O5। ध्यान दो, इन सब का बनाया जाएगा स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखो। अच्छा पहले इसको समझे आप। अच्छा दोनों SO2 है क्या? अच्छा मान लो इसका पहले बनाना हो SO2 का, तो देखो सामान्य केस में ना आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। तो देखो ध्यान से, अगर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सल्फर का, हाँ 2 8 आएगा, SO2 का बनाया जा रहा है, SO2 में आबंध बॉन्ड बनाया जा रहा है, SO2 में आबंध जो है कह सकते हैं आबंध निर्माण को दिखाया जा रहा है, या बंध निर्माण को दिखाया जा रहा है, कैसे बनता है। और ऑक्सीजन क्या होगा, 2 6। जानते हैं क्या है, जो सल्फर होगा ना, यहाँ पे सल्फर को मानते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय का मतलब उसको बीच में रखा जाएगा और सभी परमाणु उसी से बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर यहाँ केंद्रीय परमाणु है, और उसी के साथ कौन बनाएगा, जो परमाणु ऑक्सीजन, वही बॉन्ड बनाएगा। अब किसे केंद्रीय परमाणु मानेंगे भाई, केंद्रीय परमाणु मानने के लिए सामान्य कंडीशन है भाई, मैं नियम सब लिखाऊंगा। केंद्रीय परमाणु मानने का तो नियम है ना कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, जिसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता कम हो, या ऐसा कह दो कि देखो सामान्य नियम तो यह है कि कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको दिक्कत ना हो तो बोल दो जिसकी संख्या कम है वही केंद्रीय परमाणु होता है। जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही क्या होता है, केंद्रीय परमाणु। बस वो हाइड्रोजन ना हो, बस अगर हाइड्रोजन की संख्या कम भी रहेगी
तो भी वो केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। क्यों? देखो केंद्रीय परमाणु जो बीच में आएगा ना उसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो सबसे बॉन्ड बनाएगा बीच में आके। केंद्रीय परमाणु का मतलब बीच में रहेगा, वो सबसे बॉन्ड बनाएगा। उसकी एक बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक बॉन्ड बनाने की क्षमता होनी चाहिए, एक से अधिक बॉन्ड। हाइड्रोजन की संख्या कम होती है फिर भी उसको केंद्रीय परमाणु नहीं मानते, उसको बीच में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसकी तो एक ही टेंडेंसी, एक ही बॉन्ड बना लेगा। जो एच होगा क्या बना सकता है? एक ही बॉन्ड। तो एच को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं माना जाता है। एच के अलावा और कोई परमाणु देख लीजिए आप जिसकी संख्या कम हो तो उसको आप मान लीजिए केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ सल्फर हुआ केंद्रीय परमाणु, सल्फर होगा केंद्रीय परमाणु, उसी के साथ दोनों ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है। अब देखो सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को क्या है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड भाई अष्टक पूरा करने के लिए, इसको भी कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सबसे पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन की होगी साझेदारी। क्या होगी? सबसे पहले होगा 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सल्फर ऑक्सीजन के बीच। तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। इसके बाद जानते हैं इसका भी 4 बचा हुआ है और इसका भी कितना बचा हुआ है? 4। अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो किसके साथ बॉन्ड बना है पता है ना आपको? सल्फर के साथ, ऑक्सीजन से नहीं, सल्फर के साथ। लेकिन अभी आप देखें सल्फर का अष्टक पूरा है, सल्फर का अष्टक पूरा है, देख लो 4 इधर 4 इधर। ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है, लेकिन आपको बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन को सल्फर के साथ जो बचा हुआ है। देखो ऑक्सीजन तो तैयार है दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, ऑक्सीजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन सल्फर नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर ऑक्सीजन शेयर कर भी लेगा ना तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका 8 हो जाएगा, लेकिन सल्फर में प्रॉब्लम हो जाएगी 10। ये तो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करेगा। अष्टक नियम क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इस केस में जानते हैं क्या होता है, जो सल्फर है ये अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। ऐसे इसका 6 बचा रहेगा ऑक्सीजन का, और सल्फर ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन देगा तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। उस केस में क्या होता है, जो सल्फर होगा वो वही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे ना, ऐसा बॉन्ड बनाया मतलब अगर गोला बना सकते हैं बना लीजिए गोला, क्या दिक्कत है। ये चारों इसके माने जाएंगे, इधर ये चारों इसके माने जाएंगे। इसके बाद बात किया जाए, हाँ ये दोनों देखो इसका भी है, दोनों का ही माना, ये देखो दोनों इसका मान लिया है हमने सल्फर का एक बार, अगली बार उसका भी मान सकते हैं आप। अब देखो कैसे बनेगा, जब इसको बॉन्ड बनाएंगे ना तो आपको मिलेगा यस डबल बॉन्ड ओ। इसके बाद इसके और इसके बीच जानते कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये वाला उपसह संयोजी बंध, क्योंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है? सल्फर नहीं दिया, ऑक्सीजन ने नहीं दिया है, ऑक्सीजन ने ग्रहण किया है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन बचा है सिर्फ। इसका भी स्टेक पूरा है ऑक्सीजन का। ये जो देखो ये जो बॉन्ड नहीं है यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये जो है आपने बनाया ना ये उपसहसंयोजी बंध, ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बस इसको विशेष क्यों माना गया है? क्योंकि ये बॉन्ड तब बनता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु है। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बस इसको स्पेशल तीर से क्यों दिखाया गया है? हाँ क्योंकि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु देता है। और ध्यान दो मॉडर्न बता रहा हूँ, ये तो पुराना तरीका है, पुराना। मॉडर्न में ना इस सहसंयोजी बंध को पहले से बना लो तब बताता हूँ कि मॉडर्न में इसके साथ क्या व्यवहार किया गया है। अरे यार क्या है बताओ? अच्छा यहाँ लिख दिए, क्या दिक्कत है इसका? तो अब अच्छा देखो ध्यान से, मान लो सुनो पहले, ये SO2 का बनाया आपने, अगर आपसे कोई कह दे SO3 का बनाओ, ध्यान से देखो, SO3 का कोई कहे बना दो, तो देखो ध्यान से, अगर आप SO3 का बनाएंगे तो ठीक ऐसे ही SO2 तक ऐसे ही बनेगा, जैसे यहाँ SO2 का बना है
ऐसे यहाँ भी SO2 तो बनेगा, लेकिन जब एक ऑक्सीजन और आएगा उसको भी किसके साथ बॉन्ड बनाना है, सल्फर के साथ, और सल्फर का अष्टक पूरा ही है, सल्फर का अष्टक क्या है, पूरा। तो उस केस में भी सल्फर क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए आप। तो उस केस में भी सल्फर क्या करेगा, अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन। तो पहले यहां तक बना लेंगे आप, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाई, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। अब इसका बनाना हो तो पहले आप डबल डबल शेयरिंग करा दीजिए आप। इसका भी बचा है 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कितना बचा है, 4। तो पहले शुरू वाला करा दीजिए आप, एक वाला भाई, ऑक्सीजन एक आएगा, अगला भी ऑक्सीजन है, हाँ ऊपर करा दीजिए, यहाँ बना दीजिए आप, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ। मैं गोला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, यही बॉन्ड देखो यहां से पहचान सकते हैं आप, लेकिन यहां से नहीं पहचान पाओगे कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है। आपको ये देखना है, ये देखो, इसका मतलब है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, ऑक्सीजन को, और वो नहीं एकदम से पूरी तरीके से नहीं दिया है उसने, हाँ वो बीच में रख दिया है कि आप भी रियलाइज करें हम भी रियलाइज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों को मतलब ये भी एहसास करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, और ये भी उसका 2 इलेक्ट्रॉनों का एहसास करेंगे, अष्टक पूरा होने का, ठीक है, एहसास करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ इस प्रकार का बंध बनेगा, और यहाँ भी इस प्रकार का बंध बनेगा, इसके बीच 6 इलेक्ट्रॉन सेफ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप इसका बना के दिखाएं, इस छापा नहीं आपने, देखो चलो लिखो, तब इसका बना के दिखाओ, N2O3 N2O4 N2O5। देखो ध्यान से, ध्यान से, N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। देखो ध्यान से, जब N2O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, देखो इसका बेसिक डायग्राम ये होता है कि ऐसा बनाए आपकी, N बनाओ, देखो N, देखो यहाँ क्या है ना, N2 और O3 है, एक N के पास ना, देखो यहाँ जो डायग्राम बनता है, दोनों N को जोड़ते हैं। बॉन्ड कैसे बनता है कि 2 N परमाणुओं को जोड़ते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक N से एक O शेयरिंग करता है, अगले N से अगला O शेयरिंग करता है, इसके बाद एक O बच जाता है। तो उस O के साथ में, उस O को किसी भी N के साथ शेयरिंग करा दीजिए आप, बॉन्ड बनवा दीजिए। एक N मतलब पहले N बॉन्ड बनाते हैं आपस में, N बॉन्ड बनाएंगे, इसके बाद एक N के साथ एक O बॉन्ड बनाएगा, अगले N के साथ अगला O बॉन्ड बनाता है, एक O बचा हुआ है, उसका बॉन्ड आप किसी भी N के साथ बनवा सकते, ठीक है। तो कैसे बनाना है देखो, N के बाहरी कोष में थोड़ा जानते रहिए, N के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, O के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, जानते क्या होता है, देखो पहले क्या होता है कि N आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है, ये शेयरिंग करेंगे। इसके बाद जानते हैं इसका अभी 4 बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी N आपस में किया है। अभी जानते हैं N को O से करना है, किससे करना है, O से। तो देखो O के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, इसके बाहरी कोष में 4 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए, क्या दिक्कत है, रख लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखो, 2 इलेक्ट्रॉन उधर रख दो। इसमें क्या है ना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन N के क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, N के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का 4 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, एक O एक N के साथ करेगा ना, तो वो हमेशा भाई सिंगल, सामान्य केस में क्या बनाएगा, बाहरी कोष में 6 डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां भी वही हाल होगा कि क्या करेगा, जो आपका, थोड़ा मैं नीचे लिख दूंगा इसको, N के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, डबल बॉन्ड बनेगा।
इसके बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ भी वही हाल होगा, ऑक्सीजन आके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका 2 बचा हुआ है। अभी आप देखें ना, एन का स्ट्रक्चर देखो पूरा है, 4 2 6 2 8, इसका भी देखो 4 इधर है, 2 6 2 8, तो एन का स्ट्रक्चर पूरा है। अभी एन ना, अब जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, वो भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लूं, लेकिन एन के साथ नहीं कर पाएगा वो। देखो जो ऑक्सीजन है, एक बचा हुआ है ना भाई, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन काम हो चुका है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, अभी 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो क्या करेगा पता है, उसको एन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, लेकिन वो किसी भी एन के साथ में, क्या करेगा, और बॉन्ड बनाना चाहेगा डबल बॉन्ड, लेकिन एन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, एन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो उस केस में जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, एन ही केवल अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। उस केस में इसके बीच में क्या बनता है, एन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बनता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ डबल बनता है, फिर यहाँ इस प्रकार का बंध बनता है। समझ पा रहे हो ना? अगर आपको N2O4 का बनाना हो ना, देखो मैं सीधा बना रहा हूँ, N2O4 सीधा मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, अभी इसको छोड़ो। N2O4 को बनाते हैं ऐसे, NO2 सिंगल बॉन्ड NO2, NO2 सिंगल बॉन्ड NO2। तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ जो है N के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जो वाला ऑक्सीजन नहीं है, हाँ, वो कौन सा बंध, इस प्रकार का बंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका अष्टक पूरा हो चुका है, 2 यहाँ था और 3 बॉन्ड इधर है, ठीक है, यहाँ भी जो है अष्टक पूरा हो चुका है, लेकिन इस प्रकार का बंध बनेगा। आपसे कोई कहे N2O5 का बनाओ, N2O5 का जानते कैसे बनता है? इससे बनता है, बस सेम यही होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, NO2 फिर O फिर NO2, इसी बेस बनाइए आप, NO2 जैसे N2O5 है ना, ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। इसमें कैसे बॉन्ड बनाना है, आप ऐसे बनाएंगे, देखो N ऑक्सीजन N बन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर बनेगा, डबल बॉन्ड इधर, एक यहाँ उपसंयोजी बंध, एक यहाँ उपसंयोजी बंध। समझ पा रहे हो? समझ नहीं पा रहे हो क्या? इसको याद रखना है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद देखो आपको बनाना है NH4 प्लस का, NH4 प्लस का, देखो ध्यान से, बहुत मैं इसको समझा रहा हूँ। आपको बनवाऊंगा मैं H3O प्लस का, और आपको बनाऊंगा NF3 और BF3 के बीच बॉन्ड, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनवाऊंगा, NH4 का बॉन्ड बनवाऊंगा, इसका मैं बॉन्ड बनवाऊंगा, और फिर क्या, इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो ध्यान से, NH4 प्लस का बॉन्ड जानते कैसे बनता है? आप थोड़ा ये रट लो कि जो NH4 है, जानते कैसे बनता है? जब NH3 और H प्लस ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये NH4 प्लस बनता है, NH3 और H प्लस। और ये जानते कैसे बनता है? जब H2O और H प्लस ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बनता है, H2O और H प्लस जब जुड़ेंगे तो ये बनता है, NH3 और H प्लस जुड़ेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, अब ये कैसे बनेगा, ये आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, NH3 को देखें ध्यान से आप लोग, NH4 प्लस का मतलब, NH4 प्लस में अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो पहले जान लो कैसे किससे किससे बनता है। NH3 और H प्लस में, मतलब ये टूट जाएगा, मान लो उसी से बना हुआ है। तो पहले आप क्या करें, NH3 का बॉन्ड बनाओ। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? NH3 का बॉन्ड बनाइए, 3 H लगा दो, यही तो होगा। इसका बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, अभी H प्लस है, कौन है? H प्लस। तो जानते हैं
H प्लस को क्या करेगा ना, मैं बता दूं आपको, जो हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, ये सब जानते हैं क्या करना चाहते हैं, अपना डुप्लेट, जानते हैं डुप्लेट का मतलब अपने बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अपना डुप्लेट पूर्ण करना चाहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब क्या करना चाहते हैं, अपना डुप्लेट, ये अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 2। तो देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु से मिल जाएगा, हो गया उसका डुप्लेट कंप्लीट, और डुप्लेट होने पर वो स्थायी हो जाएगा, डुप्लेट होने पर क्या हो जाएगा, स्थायी। लेकिन यहाँ H प्लस है, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, H का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और H प्लस का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। इस केस में जानते हैं, अब इसको 2 करना ये अपना 2 करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो स्थायी हो जाए, H क्या हो जाए, स्थायी। तो इस केस में यही अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्योंकि यार देखो, हाँ यही है कि ये इस केस में इसको अपना इलेक्ट्रॉन दोनों देता है, जानते हैं। हाँ ये कैसे बना वही बता रहा हूं। तो आपको जानते इस प्रकार का बॉन्ड मिलेगा आपको देखने को, ये बनेगा, ये H प्लस, समझ पा रहे हो, H प्लस। और मैं मॉडर्न बता दूंगा आपको, मॉडर्न में जो उप संयोजी बंध नहीं है, आधुनिक बता रहा हूँ, मॉडर्न में जो उप संयोजी बंध होता है, हालांकि यहाँ तक चलेगा आपको, लेकिन मॉडर्न में जो उप संयोजी बंध है वो आगे चल के टूट जाता है, किसमें, सिंगल बॉन्ड में। ये उप संयोजी बंध किसमें टूट जाता है, मतलब ये समझो उप संयोजी बंध और सिंगल बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है वो, बस ये दिखा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है, हमको बॉन्ड बनवाना है, क्या बनवाना है आपको, बॉन्ड, रटो बॉन्ड। जो ये उपसंयोजी बंध है आधुनिक में, मॉडर्न में जिसका यूज होता है, इसको ऐसे लिखा था सिंगल बॉन्ड की तरह, बस भाई जानते हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है इसको ऐसे प्लस माइनस में ब्रेक करके लिखा है सिंगल बॉन्ड में, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उसकी तरफ प्लस, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी तरफ क्या करेंगे, माइनस, सिंगल बॉन्ड में, और फिर ब्रेक कर देंगे पॉजिटिव और निगेटिव। तो मॉडर्न में इसको और आगे चल के लिखा है, तोड़ के लिखते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, तो H पे प्लस है, H पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहां तक बनाने ठीक है कि N ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, इस प्रकार का बंध बनेगा, लेकिन आधुनिक मैंने बताया आपको, आधुनिक में यही बंध को ऐसे लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड, और जो परमाणु देगा उस पर प्लस, और जिसकी तरफ देगा उसकी तरफ माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस, N पे प्लस और H पे माइनस, ऑलरेडी प्लस है H पर, ऑलरेडी H पे प्लस है ना, तो माइनस भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H पे कोई फर्क, हाँ तो H प्लस नहीं रह जाएगा, अब H बन जाएगा, क्योंकि प्लस था माइनस भी आया, प्लस माइनस कैंसिल समझ लो एक तरीके से अपने आप, तो H रह जाएगा ना। तो उसको मॉडर्न तरीके में NH4+ का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, H N H H H, और प्लस किस पे आता है, समझ पा रहे हो। तो आधुनिक में स्ट्रक्चर बनाने की कोई दिक्कत नहीं, NH4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ। अभी मैं इसको बनाने का एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका बताऊंगा, ट्रिक, फिलहाल पहले आप इसको समझें। एक और देखो, H3O+, H3O+ देखो कैसे बनता है, जो H3O+ है ना, ये बहुत ज्यादा यूज में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बहुत यूज करूंगा इसका, तो फिलहाल आप यहां से स्ट्रॉन्ग किए रहे इसको। H3O+ वो कैसे बनता है, देखो H2O और किससे बनता है, H+, H2O और H+ से बनता है, H2O में जब H+ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है, ठीक है। तो पहले आप H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, चलो मैं बना दे रहा हूं ऐसे, H2O है ना, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। अब जानते हैं क्या होता है, जो H+ आएगा ये क्या करेगा, इसको भाई डुप्लेट पूरा करने के लिए H+ को उसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसके बीच में इस प्रकार का बंध बनता है, HOH, ये लोन पेयर बचेगा, और ये इस प्रकार का बंध बनता है। लेकिन मॉडर्न में ये बंध टूटेगा, O पे आएगा प्लस और H पे कोई आवेश नहीं, O पे प्लस और H पे कोई आवेश नहीं,
तो आधुनिक में यही स्ट्रक्चर बनाया करें। जब आपसे कोई कहे NH4+ का ना, ये बना के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, दोनों। NH4+ के दो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा मॉडर्न ये है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका जब बनाएंगे ना तो आप बनाएंगे HO H H और O पे क्या आएगा प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन है भी ना, 2 इलेक्ट्रॉन है भी और प्लस भी आया है। अच्छा देखो, मैं ना इसको एक और भी आसान तरीके से बता सकता हूँ कि देखो, अगर कभी भी प्लस आता है ना, आप मानिए कि प्लस N पे आया है, N पे प्लस है, यहाँ O पे प्लस है, N पे प्लस है और O पे प्लस है। अब प्लस जानते क्यों आता है? जब कोई परमाणु, या ट्रिक है, ये तो मैंने तरीके से बताया कि क्या क्या हो रहा है, या तो आप इसको ट्रिक से सीधा यही बना सकते हैं, इनको ना बना के सीधा यही, यहाँ आपको दिया कि सीधा ये बनाओ, NH4+ दिया जाएगा और सीधा उससे ये बनाएंगे। आपको H3O+ दिया जाएगा, उससे क्या बनाएंगे आप, ये जानते हैं क्यों? देखो, NH4+ मतलब N के साथ 4H जुड़ा हुआ है, कितने H जुड़ा हुआ है? 4H। आप क्या जानते हैं N के बारे में कि सामान्य केस में N कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। N कितना बॉन्ड बना सकते हैं सामान्य केस में? भाई बाहरी कोष में 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा, 8 हो जाएंगे उसके, 3 बॉन्ड बना सकता है सामान्य केस। तो अगर कोई भी परमाणु अपने सामान्य कंडीशन से, जिसका उसका जितना उसका सामान्य कंडीशन है बॉन्ड बनाने का, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, उस पे प्लस आ जाएगा। N सामान्य केस में 3 बॉन्ड बना सकता है, O सामान्य केस में 2 बॉन्ड बना सकता है, यही तो जानते हैं आप। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 होता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर कभी N 4 बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले, तो उस केस में उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो वही N के साथ 4 लगा दो और एक प्लस लगा दो, खत्म बात। N के साथ में 4 H लगा दो आप, तो चूंकि N ने 4 बॉन्ड बना लिया है, जो कि टेंडेंसी कितने की होती है? सामान्य 3 की। क्षमता कितनी होती है? 3 की होती है। तो अगर वो अपनी क्षमता से ज्यादा, सामान्य क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। N के पास कभी भी 4 बॉन्ड बने तो N पे क्या लिख देना है? प्लस। O के पास कभी भी 3 बॉन्ड दिखे तो O पे क्या लिख देना है? ये ट्रिक है आपके लिए, इसको आपने छापा नहीं ना अभी, फटाफट लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से, क्या दिया है आपको? आपको दिया है NF3BF3 ना, NF3 और BF3 के बीच बॉन्ड बनाना है, इसका बना लेना, फिर BF3 को बना लेना, फिर इसके बीच बॉन्ड बनाना है। जानते कैसे? देखो, अगर आपको BF3 का बॉन्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? B पे 3F लगा दो, खत्म बात, यही तो होगा। बोरान के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 5 होता है, बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, एक को बचेगा नहीं, इसका बता दे रहा हूँ। हाँ भाई, बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन रटे रहिए आप, और 3F, तीनों बॉन्ड बना ले, खत्म बात। 3F एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, आपसे कोई कहे कि यहाँ बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 3 बॉन्ड बनाया है ना, तो इलेक्ट्रॉन गिनना सीखो यार, जितना बॉन्ड बनाएगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये थोड़ा जानते रहो आप लोग। और जो यहाँ NF3 मान लो बन रहा है, तो NF3 में क्या बनेगा पता है? 3F लगा दो, इसे चाहे जहां लगा सकते हैं, मान लो हम यही लगा दे रहे हैं, तो N के पास बचेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन। भाई बाहरी कोष में 5 होता है, उसके तो 3 था, तीनों बॉन्ड बना लिए, इसका 5 है, इसका अष्टक पूरा भी है, इसका अष्टक क्या है? पूरा है। देखो भाई, 3 बॉन्ड बनाया है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। और जब BF3 इसके पास आता है ना, इसे बना दीजिए आप ऐसे, 3F चाहे जहां लगा सकते हैं, स्वतंत्र है आप, मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा नहीं है। अगर अष्टक नियम को फॉलो करवाना हो तो जानते हैं, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब जाके इसका भी अष्टक पूरा हो, इसका भी अष्टक पूरा हो। समझ पा रहे हो?
इस प्रकार से BF3 और NF3 के बीच बॉन्ड बनता है। तो ऐसे बनेगा बॉन्ड, NF3 यहाँ बना लीजिए आप, मैं यहाँ लिख देना शॉर्ट में, और ये बनेगा इधर BF3, और ये इस प्रकार का बंध बन जाएगा। आगे चल के आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं मॉडर्न में, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, NF3 F3 ऐसे लिख दो, और इस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दें आप, NF3 कन्वर्ट फॉर सिंगल बॉन्ड में, ये मिलेगा BF3, इधर आएगा निगेटिव चार्ज, इधर क्या आएगा, अब तो बचेगा ना, अभी तक नहीं बच रहा था लेकिन हाँ। तो अभी देखो, अगर एक प्लस एक माइनस है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, और जब प्लस माइनस बराबर है तो लिख भी सकते हैं, और नहीं वास्तविक रीजन है तो लिखते हैं, वास्तव में लिखना चाहिए लेकिन कई स्ट्रक्चर्स में नहीं लिखता है, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा, प्लस माइनस बराबर नहीं लिखता है। जैसे एक माइनस इस पे है, एक प्लस इस पे है, ठीक है, तो कई बार स्ट्रक्चर्स में इस प्लस और माइनस को नहीं लिखना, लेकिन आप हाँ, तो अभी तो मॉडर्न में उपसंयोजी बंध का नामों नहीं है, वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी देखो, एक मैं आपको बनवाऊंगा O3 का, इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा आपको, HNO3 का स्ट्रक्चर, एक मैं आपको बनवाऊंगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, एक मैं बनवाऊंगा S3PO4, एक बनवाऊंगा S3PO3, एक बनवाऊंगा S3PO2, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप आज के लिए, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर आपको O3 जानते हैं क्या नाम है इसका, इसका नाम है ओजोन, ये ओजोन है O3। अगर आपको ध्यान से देखो आप लोग, अगर आपको O3 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखो, उनमें से किसी एक ऑक्सीजन को बीच में रखना पड़ेगा, भाई किसी को तो रखोगे बीच में, और फिर दोनों ऑक्सीजन को उसी के साथ बॉन्ड बनवा दीजिए आप। एक ऑक्सीजन को बीच में रखो, और जो दोनों ऑक्सीजन बचेंगे उसी को, जो बीच में ऑक्सीजन रखेंगे उसी को केंद्रीय परमाणु मान लो, और दोनों ऑक्सीजन को उसी के साथ बॉन्ड बनवा दीजिए। अच्छा मान लो, देखो अगर ऑक्सीजन को हमने बीच में रखा तो उसके साथ में एक ऑक्सीजन जो आएगा, मान लो पहला ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड, भाई इसके बाहरी कोष में 6 होगा, सभी ऑक्सीजन के बाहरी कोष में तो 6 होंगे, सभी के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सभी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड बनाना चाहें, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड। तो जब पहली बार मान लो ऑक्सीजन यहाँ है, आप ऐसा भी मान सकते कि पहली बार ऑक्सीजन इधर है, उसमें क्या है, ऐसा मत कहें कि भाई ऑक्सीजन मैं डबल पहले यहीं बनवाऊंगा, उधर भी बनवा सकते हैं, लेकिन जो अगला ऑक्सीजन नहीं आएगा, अभी देखो इस ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 था ना, डबल बॉन्ड बनाया है, 4 बचा हुआ है, इसका भी कितना बचा हुआ है भाई, 4 बचा हुआ है, इसका भी यही हाल होगा, शायद दोनों का 4 बचेगा ना। इलेक्ट्रॉन आप चाहे जहां रख सकते, स्वतंत्र हैं आप। अभी देखो जब अगला ऑक्सीजन आएगा ना, उसको इसके साथ बॉन्ड बनाइए, इसको बीच मान लो, इसके साथ बॉन्ड बनाइए, लेकिन ये अब उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, आश्चर्य पूरा है ना। अगर अगला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, 4 इधर भी हो जाएगा, 4 है, 4 4 8 8 2 10। जब मतलब जो अगला ऑक्सीजन है अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दो वो भी लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो भी लेके आएगा, तो उस केस में 4 हो जाएंगे यहाँ, और 4 इधर है, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 8 2 10। तो इस केस में जानते हैं क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, केवल उसको अपना इलेक्ट्रॉन, भाई कौन सा बंध बनाएगा, आज तक पूरा हो चुका है इसका, अगले का पूरा नहीं है ना, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ये दोनों, तो इस प्रकार का बंध बनता है, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, समझ पा रहे हो। ठीक इसी प्रकार बंध यहाँ भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्या है, नीचे बना दो इसको, दोनों स्ट्रक्चर एक ही, चाहे आप डबल बॉन्ड यहाँ बना के फिर सिंगल बनाओ, चाहे उधर डबल इधर सिंगल। और मॉडर्न में ये दोनों स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आधुनिक की बात करूं, ये तो है ना, मॉडर्न में जानते ये ऐसे कन्वर्ट होता है, आपको बना के रखना पड़ेगा, इधर आता है प्लस, इधर क्या आता है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ना,
जो इलेक्ट्रॉन बचे वो सब लिखना है आपको। समझ पा रहे हो? ठीक इसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग या करके। यहाँ क्या बनेगा, ओ पे आएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऊपर नीचे कहीं। समझ पा रहे हो ना? ये आपके ओजोन का स्ट्रक्चर है। आप इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, ठीक है। मॉडर्न में तो ये यूजफुल है, ठीक है। अभी क्या है देखो, अभी आपका HNO3 है। कौन सा है? HNO3। जानते हैं HNO3 कैसे बनता है? सबसे पहले मैं अम्ल के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो ये अम्ल है, ये H+ देता है। क्या देता है? और एक H+ दे सकता है, ये एक H+ देगा। तो ध्यान दो आप, कोई अम्ल, सुनो ध्यान से, बहुत विशेष बात है, कोई अम्ल जितना H+ देगा, ये एक H+ देता है, ये 2 देता है, ये भी 2 देता है, ठीक इसी प्रकार ये 3 देता है, लेकिन ये 3 नहीं देता है। ये थोड़ा सा, हाँ, या थोड़ा रट लो, बताऊंगा क्यों मैं। आप पहले रट लो कि ये देगा एक H+, कितना H+ देगा? ये कितना देता है? 2 H+। ये कितना देता है? 2 H+। ये देता है 3 H+। ये देता है 2 H+, और ये देता है 1 H+। थोड़ा रटो आप लोग कि देखो, ये देता है 1, तुमको पता चल रहा है, यहाँ भी 2 देगा, पता चल रहा है आपको। आपको यहाँ भी दिख रहा है कि 2 देगा। यहाँ थोड़ा रटो, ये 3 देगा, ये तो 3 देगा, लेकिन ये नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखा गया इनका स्ट्रक्चर। मैं तो तुमको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं ना, लेकिन वास्तव में पहले स्ट्रक्चर देखा गया, तब बताया कि हाँ भाई कितना देगा। संरचना को देखा गया, फिर बताया गया कि अम्ल कितना H+ देगा। देखो अम्ल की स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि अम्ल में या किसी पदार्थ में OH+ तब देता है जब वहां OH बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए? तो वही OH बॉन्ड में जो है O इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो होता है H का इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ऑक्सीजन पे आता है माइनस और H पे क्या आता है? प्लस। तो अभी आपको H+ मतलब वैसे ही निकलेगा, जब यहां से H+ निकलेगा इस पे माइनस आ जाएगा, यहां से 2 निकलेगा इस पे कितना माइनस आएगा? 2। सुनो ध्यान से, इसी समय समझ लीजिए आप लोग, यहां जब H+ 1 लिख के निकलेगा ना, तो NO3 पे क्या आता है? 1 माइनस। आपने रटा भी NO3 पर 1 माइनस। यहां से जब 2 निकलेगा, यहाँ पे 2 माइनस आएगा। SO3 पर कितना माइनस? 2 माइनस। और वो माइनस किस पर है? माइनस ऑक्सीजन पर है। जब उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना, देखो अम्ल जितना H+ निकालता है, उसके पास उतना OH बॉन्ड रहता है, OH बॉन्ड। तो जब O इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो H+ निकलेगा। माइनस किस पे आ रहा है? O पर। तो यहाँ जो 2 माइनस है ना, यहाँ पे जब 2 माइनस आएगा, तो कुल मिला के 2 ऑक्सीजन माइनस आएगा। किस पे आएगा? 2 ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन माइनस आएगा। एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगा ना, बाहरी कोश में जानते कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O पे 6 होता है, 2 माइनस का मतलब 8 हो जाएगा। वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वो तो स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस नहीं करेंगे। कितना माइनस? 1 माइनस। तो फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इसमें रटो आप लोग पहले। यहाँ पे 1 OH बॉन्ड, H+ का मतलब 1 OH बॉन्ड, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड बने मिलेगा, केंद्रीय परमाणु के साथ में 2 OH बॉन्ड, यहाँ केंद्रीय परमाणु के साथ में 2 OH बॉन्ड, यहाँ पे 3 OH बॉन्ड, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड, यहाँ पर 1 OH बॉन्ड। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, जानते कैसे बनता है? देखो अब सुनो ध्यान से, बीच में रखते N को। अभी देखो ना, सुनो ध्यान से, क्या हुआ? बीच में रखते हैं N को, N के साथ में ना, अभी देखो मान लो, समझो कि हमने एक OH बॉन्ड बना दिया। चलो हमने इधर एक OH बॉन्ड बना दिया, चलो ठीक है बना दिया। इसके बाद हमने बना दिया एक OH बॉन्ड, OH के बीच में बॉन्ड होता है, हमने OH बॉन्ड इससे बना, क्योंकि O कुल मिला के 2 बॉन्ड बनाएगा। जो OH नहीं होता है वहां भी O और H के बीच बॉन्ड होता है। पास में लिखने बात अलग है, लेकिन वहां भी O और H के बीच में क्या होता है? बॉन्ड। जो लिखते हैं OH माइनस ना,
जो आप लिखते हैं OH माइनस साथ में, ये वास्तव में ये होता है O और H के भी सिंगल बॉन्ड होता है, माइनस किस पे होता है, ये होता है तरीका, ये होता है वास्तव में। लेकिन फिलहाल जानते रहो OH मतलब OH के बीच बॉन्ड होता है। इसके बाद आप देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, एक OH बॉन्ड बनने के बाद बैल, एक OH बॉन्ड बनने के बाद ये तो खत्म है, बचा है केवल 2 ऑक्सीजन साफ साफ। अब दोनों ऑक्सीजन को N के साथ बॉन्ड बनाना है। जानते हैं क्या होता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। सामान्य केस में ऑक्सीजन डबल ही बनाता है। ठीक है, अब बचा है एक ऑक्सीजन, अब वो जानते हैं N के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा। अभी इसका स्टेप पूरा हो चुका है, इसके बाहरी कोष में कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, तो जो अगला ऑक्सीजन आएगा ना उसके साथ N कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये रट लो, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, HNO3 का। एक OH बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है NO के बीच, और एक कौन सा बॉन्ड, उपसहसंयोजी बॉन्ड, जिसको आप मॉडर्न में चल के तोड़ देंगे ऐसे, N डबल बॉन्ड O, और इस OH को यहाँ करके डबल बॉन्ड कहीं भी कर सकते हैं, इधर OH हो जाएगा और ये टूटेगा, इसकी N पे क्या आएगा प्लस और O पे क्या आएगा माइनस। अभी देखो इसका कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 6 बचा है साफ साफ। ऑक्सीजन ने दिया है क्या, नहीं दिया है, ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उसका 6 बचा हुआ है। आप इसको 6 रख दें यहाँ पे, 2 2 4 2 6, यहाँ भी कितना बचा रहेगा, 2 2 4 2 6 बचा रहेगा। इसी प्रकार ये मैं 2 बना रहा हूं, इन तीनों को घर से बना के आपको आना है, प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। देखो ये जो देखो आपको बनाना है H2SO3 का, किसका बनाना है, और फिर बनाना है H2SO4। इसका नाम जानते हैं क्या, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ऊपर वाले का क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल का संरचना बना लो आप लोग ना, बनाना सीख लिया आपने। नाइट्रिक अम्ल कभी बोले तुरंत स्ट्रक्चर आपके मन चलना चाहिए, मन में ये स्ट्रक्चर चलनी चाहिए तुरंत, ठीक है। और जब बोले इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, कौन सा अम्ल, हाँ सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो जब सल्फ्यूरस अम्ल में, देखो सल्फ्यूरस अम्ल में अगर आप बनाना चाहेंगे इसका स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरस अम्ल में इसके पास 2 OH बॉन्ड होंगे, क्योंकि आपने पहले लिख लिया कि 2H प्लस निकालेगा, ये तुम रट लो यार, ये 2H प्लस निकालेगा, इसके पास 2 OH बॉन्ड रहेंगे, और किसके साथ बनाएगा, सल्फर के साथ। किसके साथ में, सल्फर के साथ 2 OH बॉन्ड रहेगा। तो सल्फर रखो बीच में, यहाँ इसकी बात करूँ पहले वाले की, तो सल्फर रखेंगे आप बीच में 2 OH बॉन्ड बना दो, 2 OH बॉन्ड बना दी। अभी क्या बचा है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन खत्म है, 2 H खत्म है, बचा क्या है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन। तो देखो सल्फर के बाहरी कोष में कितने बचे हैं अभी, मतलब बाहरी कोष में 6 होते हैं, 6 होते हैं, 2 ही बॉन्ड बनाया सल्फर ने। सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, अभी कितना बचा है, 4 बचा हुआ है, मतलब 2 लोन पेयर बचा हुआ है। जो अगला ऑक्सीजन आएगा, नहीं आएगा ना, उसके साथ में सल्फर इस प्रकार का बंध बना लेगा। कौन सा भाई, क्योंकि अष्टक पूरा हो चुका है सल्फर का, तो इस प्रकार का बंध बनने का चांस होता है। आगे चल के इसको ब्रेक कर लीजिएगा, प्लस में और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। जब आप इसका बनाएंगे ना, तो वहां पे 2 OH, H2SO3 को समझो, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड बनता है, यह रहता है, एक ऑक्सीजन बचता है जो कि उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाता है। जो H2SO4 है ना, तो वहां पे एक ऑक्सीजन और बचेगा। H2SO4 में क्या होगा, 2 OH बॉन्ड रहेगा, एक ऑक्सीजन ऐसे बंध बना लेगा, अब बचेगा एक ऑक्सीजन और, वो यहाँ जुड़ जाएगा, उसमें क्या है, वो जुड़ जाएगा नीचे। तो आपका जो है ये हो जाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, कौन सा, HOSOH, यहाँ पे इस प्रकार का बंध, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, इस प्रकार का बंध। बाकी इलेक्ट्रॉन जानते रहो, इलेक्ट्रॉन इसका 6 बचेगा, इसका कितना बचेगा, 6। यहाँ ऑक्सीजन में 4 रहेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बना चुका है भाई, 6 नहीं होता है, 2 बॉन्ड बनाया, 4 बचा हुआ है, तो 2 लोन पेयर लिखेंगे आप। यहाँ भी 2 लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे 3 लोन पेयर। कितना लोन पेयर होगा,
क्योंकि उसका छह साफ साफ बचा हुआ है। इसी प्रकार आप इस पे घर से बना के आओ इसका, ठीक है, लिख लो।